Hello everyone. So in this video I'm going to discuss the Mughals and the Marathas chapter 5 of kseeb of class 9th. तो हमने छोड़ा ये पार्ट 3 है. अगर से आप लोगों ने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा तो आप इधर डायरेक्टली मत आना. तो अब मैं डाल दूँगी लिंक्स. अगर से आपने नहीं देखी हो दो पार्ट 2 एंड पार्ट 1 तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शंस में है, जाके देख लेना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मिलते रहे. तो अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो हम पढ़ेंगे. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव तो बिना किसी देरी के द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूएंस Akbar had divided his kingdom into the central government, provincial government, and the Praganas. The Akbar was the emperor of a vast kingdom. The commanded of his army, the head of his executive, and the head of his judiciary. There was 4 ministers called Wakil, Diwan, Mir Bakshi, and main Sardar to assist him to his administration. तो क्या हुआ ना बच्चों, तो क्या ये जाके जो अकबर की है जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो देखिए डिवाइड होके एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक एज प्रगानास मतलब एक रीजन्स ओसा होके एक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जहाँ मेन गवर्नमेंट चलेंगी, जहाँ मेन राजा जो है किंग जो है वो बैठेगा. प्रोविंशियल मतलब जो सेकेंड मतलब बोलते हैं ना कैसे हमारे इंडिया में चलता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, बाद में हाई कोर्ट, बाद में वो सही मतलब पंचायत, वो सही मेन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड प्रगानास. ऐसे ही था. द अकबर वॉज द एम्पायर ऑफ द वास्ट किंगडम. अकबर जो था वो जाके किंग था. उतने बड़े एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, बहुत बड़ा किंगडम खड़ा कर दिया था उसने वो टाइम का. एंड ये जाके अपने जो आर्मी को और द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द हेड ऑफ जुडिशरी को यही कमांड करता था. और there were 4 ministers were called वकील, दीवान, मीर बख्शी एंड मेन सरदार. आप लोगों को ये चार what were the 4 ministers name? 4 ministers name वो आप लोगों को याद रखना होगा. जब कि वकील था, दीवान था और मीर बख्शी और एंड द मेन मोस्ट सरदार होता है ना बच्चों जो किंग को एडवाइस देता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के इस हवाले से. अगर से आपने ये नहीं देखा मतलब अकबर और जोधा अकबर तो आप लोग देखा होगा तो आप लोगों को एक क्लैरिटी होगी. मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग हर दिन रात मूवीज़ देखो. अगर से आप टीवी में आता है ना कुछ तो अकबर में एक ये होता है उसका सरदार जो कि उसे बोलता है कि ये मत करो, ये करो, हाँ ये करो, तो उसके साथ घूमता रहता है. तो उसे बोलते हैं सरदार. मेन होता है जो कि असिस्ट करता है बस. ही डिवाइडेड द किंगडम into the provinces. They were called subhas. There were altogether 15 subhas. Each subhas had सिपाहा और सलार. सिपाहा जो कि सलार बोलते हैं उसको, गवर्नर, एंड अ दीवान, एंड अ बख्शी, अ सरदार, अ प्रीस्ट, अ कंस्टेबल एंड अ वाकिया नवीस. Every district had a फौजदार and an ajmal gaujar and bitikchi. एडमिनिस्ट्रेटिव ये बहुत ज़्यादा आता है बच्चों. लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अकबर. आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पूरे इसके कुछ पढ़ने होंगे. तो क्या इसने अपनी किंगडम को डिवाइड करा था किस प्रोविंसेस में, उसे कहते थे सुभाष. पूरे किंगडम में कितने प्रोविंसेस थे मतलब कितने सुभाष थे? देयर 15 सुभाष. ईच सुभाष में एक
सलार होना चाहिए, सिपाहा बोल सकते हैं आप, सलार जो कि गवर्नर को बोलते हैं, दीवान होना चाहिए, दीवान भाई साहब दीवान बोलते ना, दीवान नहीं, एक काइंड ऑफ, वो भी एक काइंड ऑफ रूलेंस था, मुझे नहीं पता। बख्शी बख्शी होना चाहिए, एक सरदार होना चाहिए, एक प्रीस्ट होना चाहिए, एक हर एक इसमें, और एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ फौजदार होना चाहिए, अमल गुजार एंड द Tikshi. The administration of the programs was carried out by Shikdar, Amir, Potadar and the Kanungo. तो क्या प्रज्ञास मतलब एक छोटा सा रीजन, उसमें से क्या क्या होना चाहिए, स्टेट, वो सारे बोलते हैं ना, एक स्टेट होता है, उसके अंदर एक सिटी होती है, उसके अंदर एक विलेज होता है, वो सा विलेज टाइप को प्रगानास कहते थे। तो प्रगानास कौन चलाते थे? सिकंदर, अमीर चलाता था, पोतादार एंड कंगुंगो। अकबर हैज एस्टैब्लिश्ड many hierarchies in his army. This is called mansab and his supervisors were called mansabdar. इन्होंने बहुत, इनकी आर्मीज में थोड़े से जो हेड थे उनको मनसब कहते थे, और उनके सुपीरियर्स, उनके सुपरवाइजर्स के कहलाते थे मनसबदार। There were infantry, cavalry, elephant units and cannon units in the Mughal Empire. They were separate department to stamp horses known as Dak Mahali. कैसे इनके जो एक इन्होंने भी अटेंडेंस लगवाई हर एक आर्मी की मतलब इसकी, जैसा शेरशाह ने किया इन्होंने भी वैसा ही किया। तो लेट अस स्टडी अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द अकबर। This was one of the important achievements of Akbar's administration. मतलब जो पूरा हो गया, तो he brought जुप्ती सिस्टम into practice. ये जुप्ती सिस्टम क्या होता है? This is called a system of तोदरमाल। ये तोदरमाल कौन है भाई? तोदरमाल जाके वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैंने बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना होगा। तो तोदरमाल का सिस्टम बोला जाता था बैम्बू मेजरिंग स्टिक with iron hook were used to measure the land, जो कि एक लैंड को ना एक आयरन with measuring stick with iron hooks were used to measure the land. The land was classified as Polaj, Parauti, Chachar and Banjar with exception of Banjra barren land based on the fertility of the soil. All the other lands were classified with an excellent average and moderate. Each farmer was given a पत्ता। क्या था है कि इन्होंने इनका बहुत इन्होंने जुप्ती सिस्टम प्रैक्टिस लेके आई। ये कहला जाता था कि एक सिस्टम ऑफ तोदरमाल, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके, इन्होंने बैम्बू मेजरिंग स्टिक ऑफ आयरन विथ आयरन हुक्स से इन्होंने लैंड को मेजर करा, और इन्होंने लैंड को एक क्लासिफिकेशन दी, पोलाज, परावती, चाचार एंड बंजार के जैसे, विद द एक्सपेक्शन ऑफ द बाजार बैरन कैसे बोलते हैं, बैरन लैंड बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी इन्होंने, और मतलब लैंड को बेस्ड ऑन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल में मतलब देखा कैसी फर्टिलिटी है सॉइल की या नहीं है। ऑल अदर लैंड्स वर क्लासिफाइड एज एक्सेलेंट, एवरेज एंड मिडर से मतलब नहीं अच्छी, मिडर से मतलब बहुत ख़राब लैंड है। ईच फार्मर वॉज गिवन अ पत्ता। तो और है द पॉलिटिकल
The political system of एक मिनट, ये क्या होता है? The political system of Kotwal during the Akbar's time was well organized and capable. There were police stations in the Parganas. Akbar encouraged the art and architecture too. The importance of the monuments in the Fatehpur Sikri are Khwaja Bagha, Daftar Khana, Jodhabai Palace, Daulat Khana, Panch Mahal, Birbal House, कबूतर काचा। इन्होंने अपनी जो पुलिस सिस्टम रखी, जो कि कोतवाल करके बुलाई जाती थी, वो टाइम पर इन्होंने विलेजेस जो कि प्राखानास में उधर भी तक उन्होंने पुलिस स्टेशन रखा था। अकबर जाके आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत एनकरेज करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स बिल्ड करे जो कि फतेहपुर सिकरी में बने थे। जो सके एक 5 महल करके इधर एक डाला था। 5 महल मतलब 5 महल है, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसे बोलते हैं पंच महल। तो इन्होंने ये बनाया था। इन्होंने काजवा भागा बनाया था, दास्ता खाना बनाया था, जोधाबाई पैलेस बनाया था, दौलत खाना बनाया था, पंच महल बीरबल हाउस बनाया था, कबूतर खाना बनाया था। कबूतर खाना मतलब जो कि कबूतर रह सके उधर का खाना बनाया था इन्होंने। मतलब खाना मतलब खाना वाला खाना नहीं, मतलब रहने की जगह को खाना कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कबूतर आते हैं, उनको खाना दे के बहुत ज़्यादा थे। After the Akbar's elder son Jahangir came into the power, he provided good administrative and contributed to all the policies of Akbar. He had personal as well as matrimonial relationship with Rajputs. He liberalized a few restrictions against the rule of Mewad. Jahangir personally led the attack on Mewad rule in 1613 CE and defeated him. After his son शाहजहाँ came to power. बाद में हमने पाया कि जहांगीर के बारे में उतना बड़ा कुछ नहीं दिया गया भाई। जहांगीर के बारे में बस इतना लिखा गया है कि जहांगीर जो था वो जाके अपनी फादर की पॉलिसी को चलाता था और राजपूत के साथ थोड़ा बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन इन्होंने मेवाड़ में जो लड़ाई की थी 1613 में, इनकी मर्जी से थी और उन्होंने उधर defeated him. After him, his son शाहजहाँ came to power. इनके ही बेटे जो कौन थे, शाहजहाँ किस को नहीं पता यार। शाहजहाँ बस एक ताजमहल बन दिया उन्होंने और उनका पूरी इसमें चर्चा है दुनिया में। During the reign of Shah Jahan, the Mughal invasion of the South India continued. तो अब क्या कर साउथ इंडिया में भी रूल इन्होंने इन्वेट करना स्टार्ट कर दिया था। अकबर के रूल तक, जहांगीर के रूल तक साउथ में कोई नहीं गया था, लेकिन शाहजहाँ ही थे जो कि साउथ में भी रूल करना चाहते थे। और नुबील खान जहाँ लोधी of Afghanistan rebelled against him and got defeated, and he also defeated the Portuguese in 1632 CE and annexed Hooghly from them. तो इन्होंने क्या किया, जो शाहजहां थे या के नुबेल खान जहाँ लोधी ऑफ अफ़गानिस्तान, जो कि इनके पास इनकी दुश्मनी थी उनसे, लेकिन उन्होंने इनको जो दुश्मनी थी उनको डिफीट कर दिया। और ही ऑल्सो डिफीटेड पोर्चुगीज़ इन 1632 CE। और उन्होंने he took अहमदनगर अंडर हिज कंट्रोल
इन्होंने अहमदनगर को अपने अंदर कर लिया. His relationship got spoiled with Sikhs and Budelas. He faced defeat by the Uzbeks while trying to conquer Balkh region from them in the Middle Asia. इन्होंने एक मतलब डिफीट भी पाई उज़्बेकिस्तान के पीपल से, उज़्बेक्स से. तो कब खाई उन्होंने, जब वो उन्होंने बल्क रीजन में जाके अटैक उनके अंदर चाहिए, वो बल्क मतलब उतना बड़ा रीजन हमारे अंदर चाहिए. तो वो टाइम पे उन्होंने हार मान ली, मतलब उनको डिफीट फेस करना पड़ा. और इनकी ज़्यादा मतलब अच्छी रिलेशनशिप किससे नहीं रही, सिक्स और बुदेलास से इनकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही. शाहजहां फॉलोड द मेथड्स ऑफ valuity of land based on its fertility and fixed land tax based on it. Taj Mahal, Red Fort, Delhi and other imported buildings are his contributions. इनकी कॉन्स्टिट्यूशंस को कौन नहीं जानता भाई. ताजमहल, रेड फोर्ट अब तक है रेड फोर्ट, और दिल्ली में है रेड फोर्ट. और ये इतने अच्छे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जबकि इनकी ही कंट्रीब्यूशन है. Since his encourage at art and architecture during his reign is called as the golden period. In the end there was internal rivalries among his sons to succeed him. Aurangzeb finally became his successor. तो क्या हुआ कि जब इन्होंने सब कुछ एनकरेज किया आर्ट और आर्किटेक्चर को, वे इसके लिए इनका पीरियड जो है गोल्डन पीरियड के जैसा कहलाने लगा. और इसके जो बेटे थे इसको ही पावर छीनने में लगे हुए थे, जैसे कि औरंगज़ेब बाद में इसके फाइनल सक्सेसर बन गए. औरंगज़ेब ने इसके खुद के भाई की जान ली ये पख्त लेने में, ये सबको लोगों को पता ही होगा. अब ताजमहल कौन नहीं जानता भाई. ताजमहल वॉज बिल्ड बिकॉज ऑफ मुमताज़ बेगम इन द मेमोरीज ऑफ मुमताज़ बेगम. जब मुमताज़ बेगम मर चुकी थी टाइम पे, इन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ यमुना एट आगरा and the state of Uttar Pradesh. The construction of the monument began around 1632 and was completed around 1653. This building was building on marble stone, wonders of the world में भी आता है. यूनेस्को ने इसको एक मॉन्यूमेंट के जैसा कहला गया है. अब हम बात करेंगे औरंगज़ेब. भाई साहब, औरंगज़ेब के वजह से ही जो मुगल्स का जो ये था वो पूरा ख़त्म हो गया था. और इसने खुद के बाप को मतलब खुद के पिताजी को, जो कि शेर शाह मतलब शाहजहां थे, उनको खुद से जेल में बंद करके मारा गया था. मतलब वो खुद से मर गए थे, उतने साल उनको जेल में रखा गया था. औरंगज़ेब imprisoned his father and ascended the throne with Alamgir. He temporarily quelled the rebellions of Ahoms in the east and usurped the northwest. His decision to imprison and dishonor Shivaraj resulted in future attacks on Mughals. He had to face the revolts of Rajput of Mewar, Rahots, Sikhs and Jats and Buledas and the Satanamis in the north. He waged war against the Adil Shahi of Bijaypur and Nizam Shahi of Golconda and exiled them to his kingdom. Finally, his enmity with पावरफुल राजपूत्स लेड द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स. तो क्या हुआ था, जो औरंगज़ेब जो थे, जो वो खुद के पिताजी को प्रिजन कर लिए थे, जेल में कैद रख लिए थे, जस्ट बिकॉज टू थ्रोन विथ द टाइटल ऑफ अलामगीर. इनको कौन सा टाइटल मिला था, अलामगीर करके एक टाइटल मिला था. इनके जो क्रॉस एंड रिबेलिटी ऑफ अक्राउड होम्स
जाके बहुत ज़्यादा कर ली थी इन्होंने रिवलेंस अबाउट होम्स जाके काइंड ऑफ किंगडम था। आपको आगे की चैप्टर्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हिज डिसीजन टू इम्प्रिजन एंड डिसऑनर द शिवराज रिजल्टेड इन फ्यूचर अटैक्स ऑन मुगल्स। इन्होंने बहुत सारे जो शिवराज को इन्होंने प्रिजन में भी बंद करा हुआ था, और उनसे ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स मिले किससे राजपूत ऑफ मेवाड़, राठौड्स, सिख्स, जाट्स एंड बुंदेल्स एंड साथामनी से बहुत ज़्यादा इनकी दुश्मनी बढ़ गई थी। ही वेज द वॉर अगेंस्ट इलिच शाशी ऑफ विजयपुर एंड निज़ाम शाशी। बहुत सारे इन्होंने जंग छेड़ लिए हुए थे, और ज़्यादा मेन जो उनका डाउनफॉल हुआ था वॉज बिकॉज ऑफ द राजपूत्स ने इसको मुग़ल एम्पायर को नीचे कराया, और औरंगज़ेब के वजह से औरंगज़ेब attempted to implement the philosophies advocated in the Quran strictly. Many popular Hindu temples were spoiled during his reign. He prohibited the sati system, musical performances, procession, gambling, consumption of the linger, and the ganja plant extractions in his kingdom. He lived in a simple life. He was called Zinda Fakir, which means a living fakir. भाई साहब कितना फनी ही ये दिया हुआ है इन लोग को, इसको नाम टाइटल। औरंगज़ेब जाके अपने मतलब बहुत इम्प्लीमेंट हो गए थे, और फिलोसफीज एडवोकेटेड इन कुरान स्ट्रिक्टली। इन्होंने जो भी कुरान में जो स्ट्रिक्ट बोला था ये नहीं करने का, वो उन्होंने बोला कि ये नहीं करने का है। इन्होंने पॉपुलर हिंदू टेम्पल्स को पूरा स्पॉइल कर दिया गया था ड्यूरिंग हिज पीरियड। ये जाके साथी सिस्टम को ज़्यादा ये कर दिया, बंद कर दिया था, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस बंद कर दिए थे, पोसेशंस, गैमलिंग पूरा बंद कर दिया था, सम कंजप्शन ऑफ लिंगर मतलब दारू पीना भी बंद कर दिया था, गांजा प्लांट्स को मतलब प्लांट करना भी बना कर दिया था। ये जाके बहुत सिंपल लाइफ जी रहे थे, विच वॉज कॉल्ड जिंदा फ़कीर, विच मीन्स अ लिविंग फ़कीर। अब हम मुगल्स के कॉन्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को फोर्थ पार्ट आएगा। फोर्थ पार्ट देख लेना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आप कुछ ना कुछ पढ़ के ही जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे यार, वो भी कुछ पढ़ लेंगे ना, उनको भी भेजना चाहिए ना वीडियो, ताकि वो भी तुम्हारे जैसे पढ़े और अच्छे मार्क्स आए। तो आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देखा है, तो थैंक्स देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। That's all. Bye bye.